तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 10। ओके फ्रेंड, 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले, इसकी परिभाषा देखने से पहले हम एक इमेज देखते हैं पहले। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक लड़का जो होता है प्रकाश टॉर्च लिए हुए हाथ में, जिसमें से क्या होता है प्रकाश निकलता है और ये प्रकाश क्या होता है जो मिरर से टकरा कर वापस क्या होता है उसी दिशा में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिरर से टकरा कर क्या होता है प्रकाश वापस उसी दिशा में आ जाता है। इस प्रकार जो प्रकाश जो टकराता है किसी माध्यम पर केंद्रित होता है या टकराता है तो इसे हम कहते हैं आपतित होना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जब प्रकाश इस प्रकार से जब किसी माध्यम पर आपतित होता है या आपतित होता है, यहाँ पे माध्यम क्या हो जाएगा मिरर। तो इस प्रकार जब प्रकाश किसी माध्यम पर आप केंद्रित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं आपतित होना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या आपतित होकर वापस क्या होता है पुनः उसी दिशा में टकराकर लौट जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी अब। जब प्रकाश किसी माध्यम सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आपतित हुआ था तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, यानी जब इसमें दिख रहा है प्रकाश, यहाँ पे क्या होता है माध्यम, यानी यहाँ पे क्या है मिरर माध्यम है। यहाँ पे माध्यम कोई भी हो सकता है, दर हो सकता है या अन्य कोई ठोस हो सकता है। तो ये क्या होता है माध्यम सतह से टकरा कर वापस क्या उसी दिशा में लौट गया है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आपतित हुआ था तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, एक तो आपतन कोण जिसे हम लिखते हैं आई से, परावर्तन कोण जिसे लिखते हैं आर से, बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये तो पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम देखते हैं, अब चित्र से समझ लेते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा ये एक दर्पण है जो कि आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर क्या होती है किरण आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात ये क्या होती है परावर्तित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब जहाँ आपतित किरण जो कि भूरे कलर में है और जो परावर्तित किरण जो कि ब्लू कलर में है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर हमने क्या किया डेड लाइन के द्वारा क्या कहते हैं एक लंब खींच लिया, इस लंब को हम क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। यानी लंब क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। तो इसमें आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से लिखते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे आर कहते हैं, आर यानी परावर्तन कोण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला नियम क्या था आपने आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है आपतित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में आप कल्पना कीजिए कि एक मिरर है जो कि जमीन पर लेटा हुआ है। अब ऊपर से उसके ऊपर से क्या होती है प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन किरण वापस क्या होती है वो ऊपर की दिशा में चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती है जहां दोनों किरणें मिली थी। यानी आपतन बिंदु पर जहां दोनों किरणें मिली थी उस बिंदु पर क्या आते हैं डेड लाइन के द्वारा एक अभिलंब खींचते हैं ऊपर की ओर। अभिलंब भी हम क्या करना है ऊपर की ओर खींचना है। तो इससे क्या हो गया जो परावर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या हो गए ऊपर की ओर हो गए, यानी एक ही तल में हो गए। और जो जो मिरर था वो जमीन पर लेटा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों जो एक ही तल में हो गए इस प्रकार। और इस अगर दूसरी ओर जो हम कहें तो आपने ग्राफ देखा होगा, मान लीजिए मिरर जो है एक्स अक्ष में पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा जो जो मिरर है एक्स अक्ष में पड़ा हुआ है, तो इसमें जो आपतित किरण परावर्तित किरण और जो अभिलंब तीनों क्या हो जाएंगे वाई अक्ष में हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होंगे एक ही तल में एक ही दिशा की ओर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे ही कहते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण में आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। जो सिंपल मिरर देखते हैं जिसमें हम बाल संवारते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। अगर समतल दर्पण को मान लीजिए थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल है तो उसे हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं, यानी थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा गोलीय दर्पण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा सा बेंड करने पर तो वो क्या हो जाएगा गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण की डेफिनेशन देखते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की अंदर की ओर का तल क्या होता है परावर्तक होता है और बाहर की तल पर क्या होती है पॉलिश होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा समतल दर्पण की पीछे की साइड क्या होती है पॉलिश की होती है कुछ सिल्वर कलर की
पॉलिश की हुई होती है, उसी प्रकार क्या होते हैं ये जो अवतल दर्पण होते हैं उनमें भी क्या होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, यानी किसी जो सिल्वर कलर का लेप लगा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम आप इसे चित्र से देख सकते हैं, इसमें क्या है, बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपको भूरे कलर में दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो भूरे कलर में जो दिख रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉलिश हो जाएगी, और जो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ये परावर्तक हो जाएगा, यानी अंदर की साइड इसमें क्या होगी, इमेज बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की अंदर की ओर का तल परावर्तक होता है और बाहर की तल पर पॉलिश होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन इसी देखते हैं, आपको जो भी अच्छी डेफिनेशन लगे वो आप लिख लीजिए। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है, यानी वक्रित यानी गोलाकार होना। तो इसका आपको दिख रहा है ये गोलाकार है, गोलाकार शेप में है इसका परावर्तक पृष्ठ। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उससे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं या कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की बाहर की ओर का तल परावर्तक होता है और अंदर के तल पर पॉलिश होती है, यानी ये क्या आ गया, अवतल दर्पण का एकदम विपरीत है। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की बाहर की ओर का तल परावर्तक होता है और अंदर के तल पर पॉलिश होती है। अब आते हैं अथवा, यानी दूसरी परिभाषा देखते हैं इसकी। वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में क्या था, जो परावर्तक पृष्ठ क्या था, अंदर की ओर वक्रित था, और जो उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, बाहर की तरफ वक्रित यानी गोलाकार है, और इसमें क्या होगा, पॉलिश इसमें क्या होती है, अंदर की साइड होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो इसके जो अंदर की साइड पॉलिश होती है और इसके जो बाहर का जो तल होता है वो परावर्तक सतह का कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ओके फ्रेंड्स, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो ये गोला था, तो गोले से हमने क्या थोड़ा सा भाग काट लिया और उस पर क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये गोला था, गोला से हमने एक थोड़ा सा भाग काट लिया, इस पर पॉलिश कर दी, तो ये गोलीय दर्पण बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस गोली दर्पण, ये कौन सा गोली दर्पण है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण, अवतल है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, बाहर की तरफ पॉलिश है, अंदर की साइड जो परावर्तक पृष्ठ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे आप कोई भी दर्पण बना दीजिए, सभी के लिए जो परिभाषाएं होंगी वो दोनों के लिए समान होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिख देखते हैं, आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है डेड डैश के द्वारा, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस जो कटा हुआ भाग है, जो इसका जो व्यास है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, पी ध्रुव, अब पी क्या हो जाएगा, ध्रुव कहते हैं, पी यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पी, तो पी क्या हो जाएगा, जो ये कटा हुआ जो भाग है इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है, कटे हुए भाग का मध्य बिंदु, उसे हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, सी यानी गोले का जो केंद्र होता है, गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये संपूर्ण गोला है, संपूर्ण गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, सी, तो इस सी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो गोले का संपूर्ण केंद्र होगा वही इस कटे हुए वाले भाग का भी क्या होगा, केंद्र होगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये भाग बना तो इससे ही है, तो जो इसका केंद्र होगा संपूर्ण गोले का वही क्या होगा, इस कटे हुए भाग का केंद्र होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगर पीसी जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी जो गोले की जो त्रिज्या होगी संपूर्ण गोले की, उसी हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, आर से शो करते हैं, यानी आर से लिखते हैं। मुख्य अक्ष, ये पी जो ध्रुव दे रखा है और केंद्र, पी ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि ब्लू कलर में दिख रही है आपको। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फोकस, एफ जो कैपिटल एफ दिख रहा है उसे हम कहते हैं फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपको पी एफ दिख रही होगी, पी एफ जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अब बताए ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जो दर्पण का परावर्तक तल था उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब आता है द्वारक, यानी दर्पण के परावर्तक तल जो ऊपर था वो क्या था, अवतल दर्पण था। ओके फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण क्या था, वह परावर्तक तल वही था, तो जो परावर्तक तल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है द्वारक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र,
गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको दिख रहा था, संपूर्ण गोला दिख रहा था, संपूर्ण गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होगा, जो कटा हुआ जो भाग होता है उसका केंद्र होता है। ओके फ्रेंड्स, तो गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव P और जो वक्रता केंद्र यानी सी को मिलाने वाली जो अक्ष होती है या रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की जो मध्य की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो आपको चित्र में दिख रहा था, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है फोकस या फोकस बिंदु। तो ये अवतल दर्पण दे रखा है, ये उत्तल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो किरणें क्या होती हैं, यहाँ पे किरणें ये आपतित हो रही हैं और आपतन के पश्चात क्या होती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। ये यहाँ पे मिलती हैं तो उसी हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसमें जो फोकस बिंदु होता है, जो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके जो परावर्तक सतह होती है तो इसके सामने होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो किरणें परावर्तन के पश्चात टकरा कर क्या होती है, उसी दिशा में मुड़ जाती है। जब इनको क्या होता है, पीछे की ओर, पीछे यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जहाँ पे हमें कुछ दिखता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी हमने एक कल्पना की है कि हम दर्पण के पीछे की साइड जहाँ पे ये लेप लगा हुआ है यानी पॉलिश की हुई है उस साइड हम इनको पीछे की ओर किरणों को बढ़ा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में नहीं जाती हैं। वास्तव में तो क्या होती हैं, अवतल दर्पण में ये वास्तव में यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन इसमें मिलती नहीं है। इसमें हम पीछे की अगर साइड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें तो क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, और इसमें क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, यानी ये मुख्य अक्ष दे रखी है आपको ब्लू कलर में, और इसके समांतर चलने वाली ये क्या हो जाएंगी, रेड कलर की किरणें हो जाएंगी, जो कि क्या होती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी अवतल दर्पण में क्या हो रही है, ये मिल रही हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल दर्पण में क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी ये कल्पना की है। ये तो क्या होगी, पॉलिश वाला भाग है, उसके पॉलिश वाले भाग के साइड की ओर है, तो पॉलिश वाले भाग के साइड की ओर हमें कोई इमेज दिखती ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण जगह उस बिंदु को दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी उत्तल दर्पण में क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है वह दर्पण के सामने होता है, जो कि आपको चित्र यानी डायग्राम में आपको दिख रहा है ये। तो अवतल दर्पण का जो फोकस वास्तविक है, यानी ये वास्तविक है, ओके फ्रेंड्स, वह दर्पण के सामने होता है, तो ये दर्पण के सामने है। तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी है, यानी ये कल्पना की है हमने कि ये पीछे होगा, जबकि पीछे हमें कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, आभासी है, वह दर्पण के पीछे होता है, ये दर्पण के पीछे है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या थी, यानी जो गोले की त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसका आधा कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, वो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसका आधा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, तो ये क्या हो गई, फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, R/R/2। ओके फ्रेंड्स, तो R/2 हो गया। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे फोकस दूरी पे। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ जाता है एक, किसी गोली दर्पण की, गोली दर्पण मैंने यहाँ पे गोली दर्पण लिखा है, इसकी जगह क्या होता है, अवतल दर्पण भी लिख सकता है या उत्तल दर्पण भी लिख सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। एकदम सिंपल सा है, आपको सूत्र लगाना है सीधा, F बराबर क्या होता है, R/2। R का मान क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 में 2 का भाग दीजिए, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको अगर फोकस दूरी दे दे तो आप वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है इसके लिए, मान लीजिए आपने, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कितनी होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको करना क्या है, F बराबर क्या होता है, R/2।
आप उनको निकालनी क्या है, आर यानी कैपिटल आर निकालनी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो दो भाग में दे रखा है उसे हम लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर भेज देते हैं। अगर इस प्रकार जो भाग में होता है अगर दूसरी साइड भेजते हैं ऊपर की ओर तो वो क्या होता है, गुणा में चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये गुणा में चला गया तो आर बराबर क्या हो गया 2f, यानी 2 इंटू एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 2 और इंटू आ गया, और इसमें एफ कितनी दे रखी है फोकस दूरी 15 आ गई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने वक्रता त्रिज्या आ गई। तो अगर वक्रता त्रिज्या दे दे तो हम फोकस दूरी निकालेंगे, अगर फोकस दूरी दे दे तो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के नियम या प्रतिबिंबों का निरूपण। ओके फ्रेंड्स, तो कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब या वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यानी हमें क्या करना, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या लेना है, कम से कम दो किरणें लेनी है, जहाँ पे वो दो किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं अथवा काटती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। तो वहाँ जहाँ वो काटती हैं वही क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लेते हैं। तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला नियम। तो पहले नियम में क्या हो जाएगा, जो किरणें परावर्तन के पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस से वास्तव में गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ये रहा, ये ब्लू कलर में जो दिख रही है वो क्या आ गई, मुख्य अक्ष, और ये किरणें क्या आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। अगर ये जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस से गुजरती हैं। ओके फ्रेंड्स, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार क्या होता है, समतल दर्पण आपने देखा होगा, समतल दर्पण की दो सतह होती हैं, एक जिसमें हमें इमेज दिखती है, एक जिसमें हमें जहाँ पे लेप लगा होता है, जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार क्या होता है, ये गोली दर्पण जैसे अवतल दर्पण में क्या होता है, जो अंदर की जो साइड होती है उसमें क्या होता है, परावर्तक होती है, यानी यहाँ पे इमेज बनती है, और बाहर की साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। ओके फ्रेंड्स, जिस प्रकार समतल दर्पण में होती है पीछे की ओर पॉलिश होती है, और इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो बाहर की जो साइड होती है वो क्या होती है, परावर्तक सतह का काम करती है, यानी यहाँ पे इमेज बनेगी बाहर की ओर, और जो अंदर की साइड क्या होती है, इसमें पॉलिश होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो फोकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो पॉलिश वाली साइड होती है उधर उधर की साइड होते हैं, नहीं। ओके फ्रेंड्स, यानी पॉलिश वाली जो साइड होती है वहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम केवल यहाँ पे जो कल्पना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस होगा तो पॉलिश वाली साइड की ओर फोकस होगा, और वक्रता केंद्र यानी सारे बिंदु यहाँ पे होते हैं इसके वक्रता केंद्र और फोकस। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं जो किरणें परावर्तन के पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस से वास्तव में गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें देखा था ये मुख्य अक्ष के समांतर ये भी किरण है, तो ये जो मुख्य अक्ष की समांतर किरण होंगी वो क्या होंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। तो ये फोकस बिंदु दे रखा है, ये फोकस से होकर गुजरेंगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए आप उत्तल दर्पण में ए बी किरण क्या होती है, यहाँ पे आपतित होती है, और आपतन के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है, यानी वापस उसी दिशा में चली जाती है। लेकिन इस किरण को जो परावर्तित जो किरण होती है, अगर इसको हम पीछे की साइड डैश डैश करके अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगी, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी फोकस से होते हुए गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसी हम कहते हैं ये परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब बनाने का ये पहला नियम है। यानी जो किरणें दर्पण के समांतर होती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा नियम। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरा नियम। जो किरणें परावर्तन से पहले फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो किरणें, यानी ये किरण, ये इसमें अवतल दर्पण में देखिए आप, ये अवतल दर्पण में ये भी किरण क्या हो रही है, फोकस से गुजर रही है, यानी जो किरणें फोकस से गुजरेंगी वो क्या होंगी, जो मुख्य अक्ष होती है उसके समांतर हो जाती हैं। यानी जो पहला नियम है उसका क्या होगा, विपरीत हो गया ये तो।
ओके फ्रेंड्स, यानी जो फोकस से होकर गुजरती हैं वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी जो किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये क्या आ रही है, ये भी किरण आ रही है, तो ये एक फोकस से होती है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है आपको। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी दर्पण के पीछे। तो इसको ये दर्पण के पीछे अगर डैश करके बढ़ाते हैं तो दर्पण के पीछे हमें कुछ दिखता तो नहीं, ये केवल काल्पनिक कल्पना की है हमने। ओके फ्रेंड्स, अगर इसको पीछे की साइड बढ़ाएं तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, यानी जो फोकस से होकर गुजरती हैं वो दर्पण के पश्चात क्या, वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो किरणें परावर्तन से पहले फोकस से होकर गुजरती हैं, गुजरती किसमें है, अवतल दर्पण में, और अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत किसमें होती है, उत्तल दर्पण में होती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये दूसरा नियम है। नेक्स्ट आते हैं हम तीसरा नियम। जो किरणें परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात ठीक उसी मार्ग में लौट जाती हैं। यानी जो किरणें, यानी जो दर्पण का गोलीय दर्पण होता है उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, केंद्र होता है उसका। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जो किरणें गुजरती हैं वो वापस क्या होती हैं, उसी दिशा में लौट आती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अवतल दर्पण में देखिए आप, अवतल दर्पण में क्या है, ये भी किरण जो होती है यहाँ पे टकराती है, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, और ये जो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वहाँ पे टकराती है, और टकराने के पश्चात वापस क्या होती है, ये उसी मार्ग में लौट जाती है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें अगर उत्तल दर्पण में हम देखते हैं तो ये क्या, ये भी किरण क्या होती है, यहाँ पे टकराती है, वापस क्या होती है, उसी मार्ग में लौट जाती है। अगर इसको हम पीछे की साइड बढ़ाएं तो ये क्या होती है, हमें ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस साइड पॉलिश की हुई है उस साइड, यानी पॉलिश वाली साइड की, और हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे कल्पना कर ली। अगर इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है, इधर की साइड से गुजरती हुई प्रतीत होती है वक्रता केंद्र से। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने थर्ड नियम है। जो किरणें परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात ठीक उसी मार्ग में लौट जाती हैं। तो ये आपने देखा था, वक्रता केंद्र से जो भी किरणें गुजरेंगी वो वापस उसी मार्ग में लौट जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम चौथा नियम। जो किरणें दर्पण की ध्रुव पर टकराती हैं, यानी दर्पण का ध्रुव आपको पता होता, जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर टकराती हैं वह परावर्तन के नियमानुसार मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा होगा, ये इसका क्या होगा, जो दर्पण है ये, यानी ये क्या गोलीय दर्पण है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में ये कौन सा है, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण है। तो जो अवतल दर्पण का ये जो इसका मध्य बिंदु होता है उसी हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी इस जो अवतल दर्पण है इसका मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये पी हो जाएगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे पी हो जाएगा, जिसे हम ध्रुव को क्या करते हैं, पी से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर टकराती हैं वो क्या करती हैं, मुख्य अक्ष के साथ क्या होती हैं, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण में देखिए आप, अवतल दर्पण में जो ए बी किरण होती है वो क्या होती है, यहाँ पे ध्रुव पर टकरा रही है, और ये क्या होती है, आई कोण बनाती है। ओके फ्रेंड्स, आई यानी आपतन कोण बनाती है आई। ओके फ्रेंड्स, और ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के साथ क्या बनाती है, आर कोण बनाती है, आर यानी परावर्तन कोण बनाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, जो कोण आई और कोण आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी ये हो जाएगा, इसमें क्या ध्रुव पे टकराती है, और टकराने के पश्चात क्या होती है, वापस उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, यानी जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर टकराती हैं वह परावर्तन के नियमानुसार मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती हैं। तो ये अपने हो गए 4 नियम। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, यानी अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। ओके फ्रेंड्स, तो जो अवतल दर्पण होता है उससे क्या होता है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, 6 जगहों पर इसके प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर, एफ यानी फोकस पर बनेगा, और आकार क्या होगा इसका, बिंदुवत यानी बिंदु के समान होगा, और प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। और फिर आगे अनंत व सी के मध्य, अनंत ये जो चिन्ह होता है, ये जो आपको लेटा हुआ जो 8 दिख रहा है वो अनंत का चिन्ह होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, एफ व सी के मध्य प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर आते हैं वस्तु की स्थिति सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, सी पर, और बराबर होगा, यानी वस्तु की बराबर बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तविक तथा उल्टा होगा।
इसी प्रकार सी व एफ के मध्य होती है, यानी सी यानी वक्रता के अंदर, एफ यानी फोकस के मध्य जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत व सी के मध्य। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक तो उल्टा होता है। एफ पर जब प्रतिबिंब वस्तु अगर एफ पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, अत्यंत ही बड़ा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब आते हैं लास्ट स्टेज एफ तथा पी के मध्य। अगर वस्तु एफ यानी फोकस, पी यानी ध्रुव के मध्य होती है तो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ओके फ्रेंड्स, बड़ा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो केवल जो छठी स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, जो प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, और सभी में जो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। ओके फ्रेंड्स, केवल सिक्स्थ जो स्टेज है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, बकाया पांचों में क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकृति पांचों में क्या हो जाएगी, पांच में तो ये हो जाएगी वास्तविक तथा उल्टी, और छठे में हो जाएगी आभासी तथा सीधा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं, तो पहला देखते हैं हम, जब वस्तु अनंत पर हो, तो हमने पहले ही हमने देखा था, हम जो दर्पण को बना, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम दो किरणों का उपयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कम से कम दो किरणों, एक तो ये आपको ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है यानी भूरी कलर की दिख रही है, एक आपको ग्रीन कलर की दिख रही है। ये किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ओके फ्रेंड्स, अनंत कोई भी हो सकता है, कोई भी बिंदु कितनी भी दूर हो सकता है, यानी ये बिंदु, ये जो किरणें हैं अनंत से आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो आपने जो पहला नियम पढ़ा था, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये भूरी कलर की जो लाइन है वो भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होती है, इसके फोकस से होकर गुजरेगी। और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो जो दोनों किरणें जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, वही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस पर बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ये जहाँ पे काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंदुवत यानी बहुत छोटा होगा। तो ये प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। मैंने बताया था पांच जो स्थितियां हैं उनके लिए वास्तविक तथा उल्टा है, और जो छठी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। तो ये हम पहली स्थिति कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, सी यानी वक्रता के अंदर हो जाएगा, अनंत यानी सी से इस साइड होती है, ये सी के लेफ्ट साइड में होती है, तो सी के इधर की साइड होती है, तो इसे कहते हैं अनंत व सी के मध्य। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कहीं भी रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी से अगर पहले वस्तु होती है तो वो अनंत व सी के मध्य मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो ये इधर की साइड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वस्तु से पहले क्या हो जाएगा, अनंत, और ये क्या हो जाएगा, सी यानी वक्रता के अंदर इसके मध्य होती है। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो सबसे पहले हमें दो किरणों का उपयोग करना है। तो एक किरण तो हम इसको ब्राउन कलर की लाइन लेते हैं, ब्राउन कलर की जो किरण है वो लेते हैं, जो दर्पण से क्या होती है, आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो क्या होती है, फोकस से गुजरती है। ये कौन सा हो जाएगा, पहला नियम है। जो किरणें दर्पण के समांतर होती हैं वो क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहली किरण गुजार दी हमने। अब दूसरी किरण जो होती है ग्रीन कलर की, जो आपको दिख रही है, वो क्या होती है, दर्पण से टकराती है, और ये ग्रीन कलर की लाइन कहाँ से गुजर रहे हैं हम, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। यानी तीसरा नियम क्या कहता है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया, यानी प्रतिबिंब उल्टा हो गया यहाँ पे। तो ये ए बी था, हमने इसको उल्टा करके ए बी लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है, दिख ही रहा है आपको। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है और बन कहाँ रहा है, सी व एफ के मध्य बन रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। प्रतिबिंब का बन रहा है, सी व एफ के मध्य बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत व सी के मध्य, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, एफ व सी के मध्य। आपको दिख ही रहा है इसमें, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है। वास्तविक जो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा है। आपको दिख रहा है ये उल्टा है और वास्तविक है, यानी जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम तीसरा, जब वस्तु सी पर हो, सी यानी वक्रता केंद्र पर होती है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इससे क्या होता है, दो किरणें निकलेंगी। तो पहली किरण क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर में आपको दिख रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष कौन सी हो जाएगी, जो ब्लू कलर में है। ओके फ्रेंड्स, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो जो
मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरेंगी, यानी प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो फोकस से होकर गुजरेंगी, तो ये फोकस से होकर गुजर गई। ओके फ्रेंड्स, अब आता है दूसरी किरण, हम जो कि ग्रीन कलर में है उसको लेते हैं, तो वो क्या, वो भी क्या हो रही है, फोकस से गुजर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा नियम क्या कहता है, जो किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पहला नियम और दूसरा नियम उपयोग में आ रहा है। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो क्या फोकस से होकर गुजरेंगी, और जो किरणें फोकस से गुजरती हैं, यानी जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है वो फोकस से गुजर रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जहाँ पे ये दोनों किरणें काट रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे क्या प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ए बी था, ए बी को हमने उल्टा करके लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये वस्तु के बराबर आकार का होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह वस्तु का आकार का दिख रहा है, और बन कहाँ पे रहा है, स्थिति क्या है, सी, यानी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं अब वस्तु की स्थिति क्या है, सी, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या हो जाएगी, सी। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, यानी जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और ये क्या है, उल्टा है। ओके फ्रेंड्स, तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जब वस्तु सी व एफ के मध्य, जब वस्तु सी व एफ के मध्य, सी यानी वक्रता केंद्र, एफ यानी फोकस, तो जब अब हमें क्या करना है, वस्तु को सी, ये सी दे रखा है, एफ यानी वस्तु को सी व एफ के मध्य रखना है, तो हमने वस्तु को सी व एफ के मध्य रख लिया, ए बी। ओके फ्रेंड्स, अब इससे क्या होती है, दो किरणें गुजारनी है हमें। दो किरणें पहली हो जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ब्राउन कलर में जो लाइन दे रखी है, नहीं भूरी कलर की जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसको फोकस से गुजार दिया, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है दूसरी लाइन, दूसरी क्या होती है, दूसरी को भी हम फोकस से होकर गुजारते हैं। तो दूसरी को जब फोकस से होकर गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो किरण फोकस से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जहाँ पे ये दोनों किरण काटेंगी वो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति क्या दिख रही है, ये सी दिख रहा है, और इधर की साइड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत व सी के मध्य। वस्तु का है सी व एफ के मध्य, प्रतिबिंब का है सी व अनंत के मध्य। ओके फ्रेंड्स, तो इधर की साइड क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसमें देख लेते हैं हम, वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत व सी के मध्य। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी वस्तु से आपको दिख रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे आते हैं हम प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा है वास्तविक, वास्तविक यानी जो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं तथा उल्टे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है पांचवा, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो जब वस्तु एफ पर होती है तो इसमें प्रतिबिंब किस पर बनेंगे, तो वस्तु को हमने एफ पर रख दिया, तो इसे एक किरण गुजरनी है, एक तो किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं, तो ये फोकस से होकर गुजार दी मैंने। ओके फ्रेंड्स, तो फोकस से होकर गुजर गई बुरी लाइन। दूसरी किरण लेते हैं ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की लाइन क्या होती है, जो ध्रुव होता है उस पर टकराती है, तो जो किरणें ध्रुव पर टकराती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जितना कोण इसने पहले बनाया था उसके बाद परावर्तन के पश्चात भी क्या होती है, उतना ही कोण बनाती है, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये दोनों किरणें क्या हो जाएंगी, दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो घटती जाएगी। जैसे जैसे ये जो भूरी लाइन परावर्तित किरणें हैं उनको आगे की साइड हम बढ़ाते जाएंगे, उनके मध्य की जो दूरी होती है वो घटती जाती है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों को प्रतिच्छेद कर देंगी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार इसकी जो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो ये क्या हो जाएगी, अनंत पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख लेते हैं वस्तु की स्थिति क्या है, एफ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यंत ही बड़ा होगा, यानी जो अनंत पर जब जाके ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इनको मिलाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत अत्यंत ही बड़ा बन जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो, जब वस्तु एफ व पी के मध्य होती है, तो जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये वस्तु ले ली हमने, ये एफ हो गया वो फोकस, और ये पी यानी ध्रुव हो गया, इसके मध्य हमने वस्तु रख, मध्य यानी मध्य में आप कहीं भी रख लो, यानी बीचों बीच नहीं रखनी। आप इसका मतलब क्या है, बीचों बीच नहीं है, मध्य में मतलब
दोनों एफ और पी के मध्य आप कहीं भी रख लो। अगर बीचों बीच कहता है ना तो इसमें क्या होता है, एकदम सेंटर में रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसने मध्य में कहा तो एफ व पी के मध्य आप कहीं भी रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से क्या होता है, दो किरणें गुजरनी है। पहली किरण जो होगी ब्राउन कलर में जो आपको दिख रही है, तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर गुजरेगी। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी किरण जो होती है ग्रीन कलर है, जो कि ध्रुव पर टकराती है। ध्रुव पर जब टकराती है तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, समान कोण बनाते हुए परावर्तित तो हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये दोनों किरणें आगे बढ़ती जाएंगी उनकी मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इनके मध्य की दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो ये आगे एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये दोनों किरणें आगे बढ़ेंगी परावर्तित किरणें, वैसे वैसे ये क्या करती हैं, इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें प्रतिबिंब तो प्राप्त करना ही है। तो ये प्रतिबिंब अगर इन जो परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे की साइड हम बढ़ाते हैं, यानी डेड डैश करके, डेड डैश लाइन के द्वारा इनको पीछे की ओर बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे ये एक बिंदु पर काटती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काटती हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन जाएगा वस्तु से बड़ा बन जाएगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वस्तु से बड़ा बन गया, सीधा है और आभासी है। आभासी क्यों है, क्योंकि दर्पण जिस साइड हमें पॉलिश की हुई है उस साइड हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई थोड़ी देता है, उस साइड हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन ये कल्पना की है कि यहाँ पे तो हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त करना है, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ पे दो किरणें काटती हैं। तो हमने ये कल्पना कर ली कि यदि इन किरणों को पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो जहाँ पे ये काटेंगे वहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो दर्पण की जो पीछे होता है पॉलिश वाली साइड की तरफ हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल ये कल्पना की गई है कि ये यहाँ पे पीछे की साइड काटेंगी और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए इस प्रतिबिंब को हमने क्या कहा, आभासी और सीधा कहा है, ये हमें दिखाई नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, पीछे की साइड कोई प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता, केवल ये कल्पना की है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी और सीधी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। यानी उत्तल दर्पण से, ये तो अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंब बनाने सीख लिए, अब प्रतिबिंब हमें बनाने हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इसमें दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, वस्तु की स्थिति अनंत पर और अनंत तथा ध्रुव के मध्य। ओके फ्रेंड्स, तो जब अनंत पर होती है तो दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। प्रतिबिंब प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी तथा सीधा। अनंत तथा ध्रुव के मध्य वस्तु, तो दर्पण के पीछे बनेगा, एफ व पी के मध्य छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों जो प्रतिबिंब होंगे वो आभासी तथा सीधे बनेंगे। तो आपको पता ही है जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, यानी जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड बनते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते, केवल कल्पना की गई है कि ये इस साइड बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला हो जाएगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये किरणें आ रही हैं, तो ये एक ब्राउन कलर की लाइन आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये आ रही है ग्रीन लाइन मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये परावर्तन के पश्चात इधर की साइड मुड़ जाती है। लेकिन इन परावर्तित किरणों को अगर पीछे की साइड हम बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है, फोकस से होकर फोकस पर मिलती हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। लेकिन ये केवल हम कल्पना कर रहे हैं, दर्पण के पीछे की साइड कोई प्रतिबिंब नहीं बनता दोस्तों, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आगे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इसे कहा है आभासी बनेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये बनना तो यहाँ पीछे चाहिए था दर्पण के पीछे, लेकिन दर्पण के पीछे हमें दिखाई थोड़ी देता है, तो प्रतिबिंब तो यहाँ पे दिखाई हमें तो यहाँ पे देगा आगे की साइड, लेकिन इसको जो स्थिति इसकी कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। तो ये हमने कल्पना की है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें ये फोकस पे बन जाएगा प्रतिबिंब। ओके फ्रेंड्स, और आभासी होगा क्योंकि ये कल्पना की है कि पीछे बनेगा। वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे एफ पर हो जाएगी। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, अत्यंत ही छोटा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हम जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो। तो इसमें दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, ये अनंत हो गया, इधर की साइड क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत होगा और ये ध्रुव हो गया। तो वस्तु जब अनंत व ध्रुव के मध्य होती है, इधर की साइड अनंत हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दो स्थितियां बन जाती हैं, एक तो अनंत पर हो जाएगी, एक अनंत व ध्रुव के मध्य हो जाएगी। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य होती है तो इसे दो किरणें लेनी है अपन को। पहली ब्राउन कलर की लाइन जो कि परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ब्राउन कलर की लाइन को जो परावर्तित किरण होती है उसे हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं, तो ये क्या होती है, फोकस से होकर गुजरनी पड़ेगी, क्योंकि जो किरणें दर्पण के समांतर होती हैं वो क्या होती हैं, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो
परावर्तन के पश्चात क्या होती है, दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके फ्रेंड्स, जो आपने पहला नियम पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो इसको लाइन को हम पीछे भी बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर गुजारनी से। ओके फ्रेंड्स, दूसरी किरण लेते हैं, ध्रुव पर टकराती, ध्रुव पर जो किरण टकराती है वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब हमें इसको प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त करनी पड़ेगी हमें, तो इस लाइन को भी हम पीछे की साइड बढ़ा देते हैं, ग्रीन कलर की लाइन को पीछे की साइड बढ़ाते हैं। तो ये जहाँ पे दोनों काटेंगी वो क्या प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण की पीछे की साइड हमें कोई प्रतिबिंब, जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ओके फ्रेंड्स, जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा वो आगे ही दिखाई देगा, लेकिन इसकी स्थिति क्या होगी, वास्तव में जो स्थिति होनी चाहिए वो पीछे की साइड होती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हम पीछे की साइड हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, केवल ये कल्पना की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे एफ व पी के मध्य हो जाएगी। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी तथा सीधा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। जो टॉर्च होती है, देखिए अपन सबने सर्च लाइट, वही टॉर्च हो जाएगी, तथा वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप यानी हेडलाइट, अग्रदीपों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेडलाइट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो वाहनों के आगे जो हेडलाइट होती है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, सेविंग दर्पणों के रूप में, जो सेविंग, जो आप जो ज़्यादातर जो सेविंग जो नाई की दुकान होती है वहाँ पे क्या होता है, जो सेविंग दर्पण होते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े दर्पण लगते हैं वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। इसी कारण हमें क्या होता है, उनमें जो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, ताकि हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, इसलिए क्या होता है, अवतल दर्पण वहाँ पे लगे होते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, जो आपने पहला आपने देखा होगा, जो अवतल दर्पण क्या करते हैं, जो अनंत से आने वाली किरणों को क्या करते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, यानी जो फोकस पर केंद्रित कर देते हैं। तो ये अवतल दर्पण क्या करते हैं, जो अनंत जो सूर्य की जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या होते हैं, एक जगह पर केंद्रित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस जगह का ताप बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में इसका उपयोग हो गया। अब आ गया उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में। तो वाहनों में जो पश्चदर्शी दर्पण के रूप में क्या क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। आपने देखा होगा जो गाड़ियों में क्या होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए एक शीशा लगा होता है, वो शीशा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसका एक ही उपयोग है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ उसमें से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।